अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हम्म, अल्लाह का शुक्र है, आई एम गुड यार। चलो भाई, कनेक्ट हो जाओ। हाँ भाई, हो गया। अच्छा जी, लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को कोल्यूसिव ओलिगोपोली पढ़ा रहा था। आप लोगों को बताया था कार्टेल कैसे बनता है, सही है, और कार्टेल किस तरीके से काम करते हैं। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था। और जाहिर है हम उसी को लेकर आगे चलते हैं। देखिए जी, कार्टेल के बारे में एक क्विक रिकैप दे दूं कि कार्टेल क्या होता है और उसकी डायग्राम किस तरह से पढ़ी थी हमने। कार्टेल जो होता है वो ऐसा एक एग्रीमेंट होता है जिसमें फ्यू फर्म्स हो। पहले कंडीशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। When there are few firms in the market, बहुत ज़्यादा firms में cartel नहीं बन सकता, and these firms are producing identical output and they have similar cost structures. Cost structure में फर्क होता है तो भी मसला हो जाता है, output में फर्क होता है तो भी cartel नहीं बन सकता, and there are barriers to entry. नई firms market में enter नहीं हो सकती और firms के बीच में एक दूसरे के बारे में information है। अगर ये सब conditions valid हो जाएं तो ये firms आपस में मिलकर एक collusion create कर लेते हैं, cartel create कर लेते हैं, एक agreement कर लेते हैं बेसिकली। और वो एग्रीमेंट का मकसद क्या होता है कि ये मार्केट को मोनोपोलाइज कर सके। सही है। मार्केट मोनोपोलाइज करने का क्या मतलब है कि इवन तो मार्केट में मल्टीपल फर्म्स हैं लेकिन पूरी इंडस्ट्री ऐसे काम करिए कि जैसे कोई एक फर्म हो और मोनोपोली हो और एक्सप्लॉइटेशन करे। अब जब कार्टेल एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट के अंदर जिस तरह मैंने कहा कुछ चीजें आइडेंटिफाई कर ली जाती हैं कि प्राइस सब मिलके चार्ज करेंगे, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट सब मिलके करेंगे। मिलके करेंगे मतलब ये कि कोई ज्यादा या कोई कम नहीं करेगा। ये वो चीजें जिसपे आपने लिमिट लगा दी कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती या हो ही नहीं सकती। और जो इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट है उसके बेसिस पे हर फर्म को कोटा दे दिया जाए। सही है। ये किस तरह से होता है? इफ यू सी दिस डायग्राम, इंडस्ट्री का प्रॉफिट क्यू स्टार पे मैक्सिमाइज हो रहा है। इंडस्ट्री का प्रॉफिट क्यू स्टार पर मैक्सिमाइज हो रहा है क्योंकि सारी ये इंडस्ट्री के लिए मार्जिन एवरेज रेवेन्यू ऑफ ऑल कंज्यूमर्स है, ये मार्जिनल कॉस्ट है फॉर ऑल फर्म। सही है। सो एम आर इज इक्वल टू एम सी यहाँ पे हो रहा है, इंडस्ट्री प्राइस पीसी चार्ज करके क्वांटिटी क्यू स्टार प्रोड्यूस करना चाहती है। सो हर फर्म पीसी ही चार्ज करेगी, लेकिन ये क्यू स्टार आउटपुट को फिर कोटाज में डिवाइड करके इन सब फर्म्स के अंदर फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अब ये फर्म का कोटा है, इसका मतलब ये कि फर्म इस प्राइस के ऊपर इससे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगी और वो अपने कोटा में प्रोड्यूस करेगी तो उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। चाहिए इस पूरी बात में किसी कंफ्यूजन तो नहीं है? इज इट क्लियर? यस और नो? बाई स्टूडेंट्स बैठे। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब आती है अगली चीज पे विच इज फेलियर ऑफ कार्टेल के। आते आप कल की नहीं आए थे? कार्टेल जो होता है ना वो एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर डिसाइड किया जाता है कि कितनी प्राइस चार्ज की जाएगी और साथ में कितने क्वांटिटी भी प्रोड्यूस की जाएगी। ये क्वांटिटी कैसे डिसाइड की जाती है? आपने सोच लिया पूरी इंडस्ट्री को 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने चाहिए, पूरी इंडस्ट्री को मिल के 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने चाहिए। सही है। सो 1000 यूनिट्स को हम डिवाइड कर देंगे इन कोटास और हर फर्म को एक कोटा साइन कर देंगे कि आपने कितनी यूनिट बनानी। हर फर्म अपने कोटा पे ही काम करेगा। आज हमने ये पढ़ना है कि कार्टेल्स फेल क्यों करते हैं, व्हाई डू कार्टेल्स फेल। सही है।
बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन है ये कि कार्टेल्स फेल क्यों करते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। सही है। देखिए, कार्टेल फेल करने के पहली बात समझना पड़ेगा कि कार्टेल फेल करेगा क्यों, और फिर देखेंगे कार्टेल फेल होगा कैसे। कार्टेल फेल होगा तो हर फर्म क्या करेगी। बट पहला सवाल ये है, कार्टेल फेल होगा क्यों। कार्टेल फेल होने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मार्केट में बैरियर्स टू एंट्री ना। सही है। ऐसे केस में क्या होगा, नई फर्म्स आराम से मार्केट में एंटर होती जाएंगी और जैसे जैसे एंटर होती जाएंगी तो कार्टेल एग्रीमेंट वीक से वीक होता जाएगा। सोचो अगर हम लोग 10 लोग हैं, चलो 4 फर्म्स है, उनमें से लेट्स से हम 4 लोग ही अलग अलग फर्म्स है और हम आपस में एग्रीमेंट कर ले कि मिलके हाई प्राइस चार्ज करेंगे, लेकिन मार्केट में बैरियर्स टू एंट्री ना हो तो होगा पता है क्या, अगले दिन कोई नई फर्म आ जाएगी, उससे अगले दिन कोई और नई फर्म आ जाएगी, क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट जो हम अर्न करें ना, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट नई से नई फर्म्स को बार बार अट्रैक्ट करता रहेगा कि आपको भी आके इसमें ऑपरेट करना चाहिए। सही है। तो इस एबनॉर्मल प्रॉफिट्स की वजह से होगा ये दैट एट द एंड ऑफ द डे मेरा जो कार्टेल एग्रीमेंट है वो वीक हो जाएगा। राइट। इज दिस क्लियर, यस और नो? हमने जो एग्रीमेंट किया था वो इस सोच के साथ किया था कि हाई प्राइस चार्ज करेंगे, लेकिन जो नई फर्म मार्केट में आ रही है वो तो इस एग्रीमेंट में नहीं है, और जब वो इस एग्रीमेंट में नहीं है तो जाहिर है वो अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज करेगा, लो प्राइस चार्ज करके कंज्यूमर को घेर लेगा। सही है। एडवर्टीजमेंट करेगा जो हमारे एग्रीमेंट में, और अगर हमारी मर्जी की प्राइस भी चार्ज करेगा तो अपनी मर्जी का आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ना। सही है। इसलिए एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, इंडस्ट्री आउटपुट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ने से प्राइस खुद ब खुद कम हो जाएगी। ये आखिरी बात समझ में आई है? हम्म। कि ये जो फर्म्स हैं, अगर बाहर से कोई फर्म आएगी या तो वो हमारी प्राइस से कम प्राइस चार्ज करना शुरू कर देगी, या ऐसा भी हो सकता है कि वो हम जो प्राइस चार्ज हमने किया ना वही प्राइस चार्ज करना शुरू कर दें, लेकिन आउटपुट अपनी मर्जी का प्रोड्यूस करें। अब उससे होगा ये कि इंडस्ट्री सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस खुद ब खुद कम हो जाएगी। सही है, समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर, यस और नो? हम्म। चले, अच्छी बात है। और वजह क्या हो सकती है कार्टेल फेल करने की? कार्टेल फेल करने की एक बहुत बड़ी वजह जो कि सबसे कॉमन वजह है वो है चीटिंग। चीटिंग इन कार्टेल। इसको भी मैं दो तरीके से लेके चलूंगा। नंबर वन, हमने ये चीज देखनी है कि चीटिंग होती क्यों है, और नंबर टू हमें ये चीज देखनी है कि जब चीटिंग होगी तो कैसे होगी। अब चीटिंग क्यों होगी? फर्म्स जो कि आपस में कार्टेल एग्रीमेंट में है एंड एज पर आर एनालिसिस एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, ये चीट क्यों करेंगे? जिस तरह हमने इससे पहले डायग्राम में देखा कि ये जो फर्म है ये एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है एज वी कैन सी, तो ये चीट क्यों करेगी? इसके चीट करने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि फर्म के बीच में अगर कॉस्ट में फर्क आ जाए, जो हमने कंडीशन लगाई हुई थी ना, अगर वो कंडीशन मीट ना करे, बेसिकली कार्टेल एग्रीमेंट का फेल करते हैं, जो हमने कंडीशन लगाई अगर वो मीट ना करे तो। वालेकुम। जो कंडीशन हमने लगाई है अगर वो मीट ना करे तो कार्टेल एग्रीमेंट फेल करता है। हमने कंडीशन में एक कंडीशन लगाई थी, बैरियर्स टू एंट्री होनी चाहिए, बैरियर्स टू एंट्री नहीं होंगे तो हमने पहले पॉइंट में देख लिया कार्टेल फेल कर जाएगा। दूसरा हमने कहा था कॉस्ट स्ट्रक्चर में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, अगर कॉस्ट स्ट्रक्चर में फर्क होगा तो कार्टेल फेल करेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? फर्क कैसे पड़ेगा कि भाई एक फर्म की कॉस्ट ज्यादा है, एक फर्म की कॉस्ट कम। अब जिसकी कॉस्ट ज्यादा है उसका कार्टेल प्राइस पे प्रॉफिट कम होगा, और जिसकी कॉस्ट कम है उसका कार्टेल प्राइस पे प्रॉफिट ज्यादा होगा। पहले तो ये फर्क हो गया। दूसरा बहुत बड़ा फर्क कि एक, हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कार्टेल एग्रीमेंट में 4 फर्म्स हैं, कार्टेल के अंदर एक पांचवी फर्म है जो कार्टेल से बाहर है, लेकिन वो क्या करना शुरू करे, कार्टेल की प्राइस चार्ज करे, लेकिन उस पर कार्टेल का कोई कानून उस पर अप्लाई थोड़ी होता है। इसका मतलब ये कि वो बेशक कार्टेल की प्राइस चार्ज करे लेकिन अपनी मर्जी का आउटपुट तो प्रोड्यूस कर सकती है। वो तो उसकी मर्जी है ना कि उसने क्या प्राइस चार्ज करी, अगर कार्टेल से बाहर है। फर्म्स में एक तरह की जो है वो डिफरेंस कैसे आता है, भाई मैं बेशक एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा हूँ, लेकिन जब मुझे नजर आता है, अच्छा ये एक तरह की ह्यूमन साइकोलॉजी है कि ना, कार्टेल में जाने के बाद एक फर्म पहले से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन उसको साथ में ना एक और मसला होगा। मसला ये होगा कि मैं भी कार्टेल में हूँ और ये दूसरी फर्म है, ये भी कार्टेल में, ये इतना ज्यादा कमा रही है, मैं इतना कम कमा रहा हूँ।
ये एक प्रॉब्लम है। मतलब बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ यार मैं भी तो पहले से ज्यादा कमा रहा हूँ, लॉजिक ये नहीं है, सोचेगा मैं तो पहले से ज्यादा कमा रहा हूँ लेकिन ये मुझसे ज्यादा क्यों कमा रहा है। अब जाहिर है मसला ये है कि जब जिसकी कॉस्ट स्ट्रक्चर में जिसकी कॉस्ट ज्यादा होगी उसका प्रॉफिट कम होगा, और जिसकी कॉस्ट कम होगी उसका प्रॉफिट जाहिर है ज्यादा होगा। सही है। और जब ऐसा होगा ना तो एज अ रिजल्ट पता है क्या होगा, वो फर्म जिसका प्रॉफिट कम है उसको लगेगा कि उसको चीटिंग करनी चाहिए, उसको वो चीटिंग के लिए इनकरेज होगा। और वजह बताता हूँ, देखिए वो फर्म जिसके कॉस्ट ज्यादा, हमने पहले क्या कहा था, कोटा असाइन इस तरह से करो कि जिसकी कॉस्ट ज्यादा है उसको कम कोटा दो, और जिसकी कॉस्ट कम है उसको ज्यादा कोटा दो। इसका मतलब जिसकी कॉस्ट ज्यादा है, एक तो वो पर यूनिट कम कमा रहा है, दूसरी बात उसका कोटा भी कम है, तो सारे प्रॉफिट में तो बहुत बड़ा फर्क आएगा ना। इज इट क्लियर? अभी चीटिंग कैसे होगी वो हम बाद में देखेंगे, चीटिंग होगी कैसे ये बाद में देखेंगे। देखिए होता ही है कि एक फर्म जैसे अगर मुझे लगता है कि यार मैं कार्टेल एग्रीमेंट में जाकर पहले 100 रुपए कमाता था, अब मैं कार्टेल एग्रीमेंट में जाकर 1000 रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कार्टेल एग्रीमेंट में एक और फर्म है जो पहले 1000 रुपए कमाती थी अब 10,000 रुपए कमाती है, क्योंकि उसका कोटा भी ज्यादा है उसकी कॉस्ट भी कम है। मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार मैं 100 रुपए कमाता था मैं 1000 रुपए कमा रहा हूँ, मैं सिर्फ इससे ज्यादा एक एक और इमोशन क्रिएट होगा कि यार ये भी इसी एग्रीमेंट में, लेकिन ये तो 10,000 रुपए कमा रहा है, मैं तो सिर्फ 1000 रुपए कमा रहा हूँ। तो ये जो डिफरेंस आएगा ना इसकी वजह से पीपल आर मोटिवेटेड टू चीट। चीट कैसे करेंगे मैं आगे बताऊंगा, नंबर वन। नंबर टू, वो फर्म्स जो कि ऑलरेडी छोटी होती हैं, जिनकी कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा होती है, हम उनको कम कोटा असाइन करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि कोटा असाइन करते हुए हम देखते हैं कि वो फर्म जिसकी कॉस्ट कम होती है और जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है हम उसको ज्यादा कोटा देते हैं। सही है। अब सोचो उस फर्म के लिए कि जिसकी कैपेसिटी भी कम है उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है, आप उसे कोटा भी कम दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट बहुत कम कमाएगी, एंड दिस विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर टू चीट। अभी सबको समझ में आ गया? अभी सबको समझ में आ गया? अच्छा भाई, आगे सुने। नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट जितनी कम होगी कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी, कॉस्ट जितनी कम होगी कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी, उतना आपको कोटा ज्यादा मिलेगा। सही है? अगर मैं बड़ी फर्म चला रहा हूं तो मुझे कोटा भी ज्यादा मिलेगा। अच्छा, जब मुझे कोटा ज्यादा मिलेगा तो मैं तो खुश हूं, मैं ज्यादा कमा रहा हूं, लेकिन जिसको कोटा कम मिलेगा और कॉस्ट ज्यादा होगी उसका प्रॉफिट कम होगा, और जब उसका प्रॉफिट कम होगा तो जाहिर सी बात है वो चीट करने के ऊपर मोटिवेट होगा। सही है। अब चीटिंग होगी किस तरह से, एक और रीजन चीटिंग का पता है क्या है, चीटिंग का एक और रीजन ये कि आप चीटिंग कर सकते हैं अगर इंफॉर्मेशन बैरियर्स लगे हुए हो। इफ देयर बैरियर्स ऑन इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो इजीली अवेलेबल ना हो। सही है। ओहो। हाँ, इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट इजीली अवेलेबल तो वहां पे भी मसला शुरू हो जाएगा। भाई अगर मुझे पता ही नहीं कि सामने वाला क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, या मुझे पता ही नहीं कि मेरा जो जो कार्टेल एग्रीमेंट के अंदर और जो इंडिविजुअल मेरे साथ जो कार्टेल एग्रीमेंट का मेंबर है वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करे, अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है ना, और मुझे पता है किसी के पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जाहिर लोग चीटिंग करेंगे। जब किसी को पता ही नहीं चल रहा लोग चीटिंग करेंगे। सही है। ऐसे थोड़ी ऐसे कैमरे की आंख आपको देख रही है टाइप का कोई सीन है, तो जाहिर है हर बंदा को पता है कि जो करना है करो, कौन सा किसी को पता चल रहा है अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना हो। अब जब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी ना तो कुछ लोग चीटिंग करेंगे। सही है। हाँ, सब लोग चीटिंग करेंगे। उसकी वजह पता है क्या है? वो बात जो गेम थ्योरी ने हमें बताई है कि देखिए अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं फर्म ए हूं, लेट्स से मैं आज चीटिंग नहीं कर रहा, लेकिन इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से मुझे पता क्या लगेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्म बी चीटिंग करी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे ज्यादा कमा रही है इसलिए वो चीटिंग करी। मुझे बोला भाई 100 यूनिट से ज्यादा ना बेचो, मैं चुपचाप 100 यूनिट ही बेच रहा हूँ, कहीं ये ना हो कि वो अपने कोटा से ज्यादा सेल करना शुरू कर दे। बेसिकली हो ये रहा है दैट
अगर सामने वाला चीट ना भी कर रहा हो तब भी आपको थ्रेट होना शुरू हो जाएगा कि कहीं सामने वाला चीट ना करे। और गेम थ्योरी क्या कहती है कि हम हमेशा उस स्टेट पे चले जाते हैं जहां सामने वाले का एक्शन मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसलिए होगा ये कि हर बंदा सोचेगा कि इससे पहले कि ये चीटिंग करे मैं कर लेता हूं चीटिंग। सही है। चीटिंग कैसे होती है मैं समझाता हूं, उसके बाद ये वाली बात दोबारा बताता हूं। चीटिंग करने का बहुत आसान तरीका है इसके अंदर। ये क्यों बताई मैंने? ये इंडस्ट्री की एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, और हमने ऑलरेडी देख लिया कि इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा क्यू स्टार पर, इसलिए हम क्यू स्टार पे ऑपरेट करेंगे और प्राइस चार्ज करेंगे पीसी। जितनी फर्म्स मार्केट में है सारी की सारी फर्म्स, जितनी फर्म्स कार्टेल में है सॉरी, वो सारी की सारी यही प्राइस चार्ज करेंगे। सो डॉलर क्वांटिटी, ये जो प्राइस पीसी है ये कार्टेल प्राइस है और हर फर्म जो है वो कार्टेल प्राइस चार्ज करेगा। ये ए आर इक्वल टू एम आर हो गया फर्म के लिए। सही है, ये फर्म के लिए ए आर इक्वल टू एम आर। So this is the firm's average cost and this is the firm's marginal cost. अब कोई भी फैक्टर इस फर्म को मोटिवेट करता है कि चलो चीटिंग करते हैं। कोई भी फर्म फैक्टर इस फर्म को मोटिवेट करता है। हो सकता है इसकी कॉस्ट के अंदर वो वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि भाई इसकी कॉस्ट में और बाकी फर्म्स की कॉस्ट में बहुत बड़ा फर्क है और इसकी वजह से हो ये रहा है कि ये मोटिवेट हो रहा है चीटिंग करने के लिए कि बाकी सब लोग मुझसे ज्यादा कमा रहे हैं तो मैं थोड़ी चीटिंग कर लेता हूँ, या मे बी इंफॉर्मेशन बैरियर है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये चीट करेगा। चीट कैसे करेगा? देखो इस फर्म को लेट्स से कोटा मिला हुआ था Q1 का, दिस वाज द कोटा फॉर फर्म, ये फर्म का कोटा था। फर्म को पीसी पर यही आउटपुट प्रोड्यूस करना था, फर्म पीसी पर इससे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, ये उसका कोटा था। लेकिन साथ में ये देखो कि फर्म का प्रॉफिट, अच्छा इस आउटपुट के ऊपर इसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? ए, पीसी, ए, बी एंड सी। सही है। सो वी कैन से प्रॉफिट एट पीसी विद Q1 विच इज कोटा। सही है। वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है पी सी ए बी सी। राइट, ये जो रेक्टेंगल हमारे पास बन रहा है ना पी सी ए बी सी, ये रेक्टेंगल जो हमारे पास है ये प्रॉफिट है कोटा। लेकिन फर्म क्या करेगी? फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट, अब जब चीटिंग करने जाएगी ना फर्म देखती है कि उसका प्रॉफिट कहां मैक्सिमाइज करता है, एंड वी कैन सी कि फर्म का प्रॉफिट तो यहां मैक्सिमाइज कर रहा है ना। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है क्यू स्टार। सही है। यहाँ एम आर इज एमसी, तो फर्म क्या करेगा? फर्म कहेगा क्यू स्टार क्यों ना बना। सो फर्म प्राइस पीसी ही चार्ज करेगा, लेकिन कार्टेल एग्रीमेंट में चीटिंग कैसे करेगा? फर्म कार्टेल एग्रीमेंट में चीटिंग करेगा बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। तो इस लेवल पे फर्म का प्रॉफिट क्या होगा? पी सी एक्स वाई जी, दैट मीन्स प्रॉफिट एट पीसी विद क्यू स्टार प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल इज इक्वल टू पीसी एक्स वाई जी। तो चीटिंग ऐसे नहीं होती कि आपने प्राइस कम चार्ज करनी शुरू कर दी, वो तो आप फौरन पकड़े जाएंगे, नजर आ जाएगा कि आपका आउटपुट मार्केट में सस्ता बिक रहा है। चीटिंग कैसे होती है? आप प्राइस तो वही चार्ज करते हैं लेकिन क्वांटिटी अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा करके आप अपना प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हैं। लेकिन जाहिर है इससे कार्टेल इवेंचुअली फेल करेगा। जब मार्केट में सामान ज्यादा आएगा, जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा आएगी तो एज अ रिजल्ट प्राइस कम होगी, और इवेंचुअली जब प्राइस कम होगी तो पहले सप्लाई जब मार्केट में आएगी तो सबको ही पता चलेगा कि सप्लाई ज्यादा आएगी। अब किसने दी है वो एक और बात है, किसने ज्यादा सप्लाई किया है जाहिर, अच्छा किसने ज्यादा सप्लाई किया वो तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये बात तो हमें नजर आ रहा है कि भाई मार्केट में सप्लाई बढ़ी है। देखो पीसी के ऊपर फर्म का कोटा Q1 असाइन किया हुआ था। फर्म पहले अगर Q1 प्रोड्यूस करता रहे और प्राइस पीसी चार्ज करता रहे तो इतना एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा, ये तो हम ऑलरेडी देख के आए। सही। हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, देख लो गौर से। ये इंटरनेट बंदा लैग क्यों आ रहा है यार? अच्छा ये देखो प्राइस पीसी हमने
चार्ज की हुई थी, जो कार्टेल ने हमें पीसी प्राइस दी थी, हमने उस प्राइस पीसी के ऊपर अपना जो कोटा था वो कितना था Q1 वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब इस कोटा के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ, A B C D, ये प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ, ये हमारा प्रॉफिट होगा एबनॉर्मल प्रॉफिट। इसमें किसी को मसला तो नहीं, हम अपना कोटा प्रोड्यूस करते रहेंगे Q1 और प्राइस मार्केट की कार्टेल प्राइस चार्ज करते रहेंगे पीसी, एंड एज अ रिजल्ट हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा इतना, सही। लेकिन फर्म ने अगर चीटिंग करने का डिसाइड किया तो चीटिंग वो प्राइस कम करके डिसाइड नहीं करता। चीटिंग वो कैसे करेगा, प्राइस तो पीसी ही चार्ज करेगा लेकिन आउटपुट प्रोड्यूस करेगा क्यू स्टार। ये क्यू स्टार कहां से आया, ये क्यू स्टार इसलिए आया है क्योंकि पॉइंट एक्स के ऊपर एमआर/एमसी होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो पॉइंट एक्स है इस पे मार्जिनल कॉस्ट ये है, मार्जिनल रेवेन्यू ये, इसलिए पॉइंट एक्स पे फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता। अब फर्म क्या करेगा, प्राइस तो कार्टेल वाली चार्ज करेगा लेकिन छुप के ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, और वो मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस करेगा जहां उसका अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है इस प्राइस के ऊपर। और यहाँ वो पीसी चार्ज करके जब क्वांटिटी क्यू स्टार प्रोड्यूस करेगा तो उसका एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा AXYZ। अब समझ में आ गई बात है। तो इसलिए फर्म अपना प्रॉफिट पहले से ज्यादा अर्न कर लेगा चीटिंग करके। एनी कंफ्यूजन इन दिस ना, इज दिस क्लियर? हाँ, बेटा कौन सी बात रिपीट कर दूं ये भी तो बता। दे डोंट इंक्रीज सप्लाई द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल। देखो आपने फर्म को क्या बोला हुआ था कि प्राइस आप बेशक हमारी कार्टेल की प्राइस 100 सेट हुई है, आप 100 ही चार्ज करो, लेकिन आप प्रोड्यूस सिर्फ 10 यूनिट कर सकते हो, कोटा है तो वो 10 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहा था। फिर उसको लगा कि यार मैं तो चीटिंग भी कर सकता हूँ। अब चीटिंग करने का मतलब ये है कि वो कार्टेल एग्रीमेंट को वायलेट कर रहा है, वो कार्टेल एग्रीमेंट के अगेंस्ट जा रहा है। अब वो कार्टेल एग्रीमेंट के अगेंस्ट कैसे जाएगा, उसको वायलेट कैसे करेगा, वो वायलेट कैसे करेगा, प्राइस तो 100 ही चार्ज करेगा लेकिन उसको कहा था 10 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अब ये आपका कोटा है। वो क्या करेगा, 10 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू करेगा और ज्यादा सेल करना शुरू कर देगा। इससे होगा ये कि उसका प्रॉफिट खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अब वो मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकता है, मैक्सिमम जो प्रोड्यूस करना चाहेगा वो ये देखेगा कि क्यू पीसी के ऊपर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है एक्स के ऊपर, सही। तो इसी प्राइस के ऊपर एक्स तक प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए। तो प्राइस तो वही चार्ज करेगा जो कार्टेल की प्राइस है, लेकिन आउटपुट कोटा वाला प्रोड्यूस नहीं करेगा। अभी क्लियर है सबको? जो कार्टेल अगर बनेगा तो हमें नजर आ रहा है कि कार्टेल अगर बनेगा तो कार्टेल फेल भी कर सकता है और कार्टेल फेल होने के ज्यादा चांसेस है। देखो जो कंडीशन हमने लगाई है अगर वो कंडीशन फुलफिल ना हो तो कार्टेल फेल कर जाएगा। और वो कंडीशन क्या है कि एक जैसा आउटपुट होना चाहिए, एक जैसी कॉस्ट होनी चाहिए, बैरियर्स टू एंट्री होने चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर बैरियर्स टू एंट्री नहीं होंगे तो नई फर्म आगे खत्म कर देंगे इस कार्टेल को। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हर फर्म को लगेगा कि दूसरी फर्म चीट कर रही है और इसलिए हर फर्म क्या करेगी, खुद पहले से चीट करना शुरू कर देगी। इससे मैंने कहा गेम थ्योरी सजेस्ट करती है कि इंसान हमेशा अपने आप को उस स्टेट पर लेके आता है, हर इंसान अपने आप को हमेशा उस स्टेट पर लेकर आता है जहां पर उसको ये बात का अंदाजा हो कि किसी दूसरे के किसी एक्शन से मेरा नुकसान नहीं हो सकता। सही है, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को। गेम थ्योरी ये कहती है कि हर इंसान उस स्टेट पर ऑपरेट करेगा जहां किसी और के एक्शन से उसको नुकसान नहीं होगा। जिस तरह मैं आपको पढ़ा था प्रिजनर्स डिलेमा, जहां उसके सामने एक ऑप्शन ये था कन्फेस करे ना करे, तो वो हमेशा ऐसी स्टेट पे जाएगा जहां पे उसको पता है कि यार मैं ऐसा काम कर देता हूं कि जहां दूसरे के एक्शन से मेरा नुकसान ना हो सके, इसलिए उसे कन्फेस कर लिया कि अगर दूसरे ने कन्फेस नहीं किया तो मेरा फायदा है, और कन्फेस कर लिया तो जहां मैं हूं वहीं के वहीं रहूंगा। कार्टेल फेल नहीं, दोनों बातें हो सकती हैं। अगर बैरियर्स टू एंट्री ना हो तो भी कार्टेल फेल कर जाएगा, ये अलग अलग रीजन है। बैरियर्स टू एंट्री ना हो तो कार्टेल फेल कर जाएगा, और साथ में मैंने बताया कि अगर चीटिंग हो रही होगी तो कार्टेल फेल हो जाएगा। लेकिन सीन ये है कि अगर इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी तो चीटिंग नहीं होगी। अगर लेट्स से कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए कि भाई सब लोग एक ही जितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, तो ऐसा एग्रीमेंट हो जाए। जैसे मैं एक बात बता दूं, कोई ऐसा आपने सेल्स का तरीका बना दिया
सर हमारा नेक्स्ट स्कूल है ना, अब उसमें ये है कि फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल है, और फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल में आपको पता है कि जो फ्रेंचाइजर होता है, यानी कि जो इन दिस केस अल्फा एजुकेशन नेटवर्क है, वो जो है वो इस तरह से काम करेगा। हम एक तो फ्रेंचाइज फी लेगा। अब फ्रेंचाइज फी इस तरह से भी हो सकती है कि आपने कह दिया साल के इतने पैसे दे दो, सही है। एक नए बिजनेस से इस तरह के पैसे मांगना गलत होता है, क्योंकि आपने कह दिया ना साल के, हर साल के आपने मुझे इतने पैसे देने। और नया बिजनेस है वो नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, मसला हो जाएगा, सेल उसकी सेल इतनी नहीं हुई। तो ऐसे टाइम पे आप क्या कहते हो कि पर यूनिट मुझे देना शुरू कर, सही है। तो अब हम वहां पे क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आपके पूरे कैंपस में अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझसे फ्रेंचाइज ले ली, सही है, तो मैं उससे क्या कहूंगा, पूरा कैंपस आप खुद बनाओगे और सब कुछ आप खुद मेंटेन करोगे, लेकिन एक चीज मेरी होगी और वो है आपकी एंट्रेंस के ऊपर एक कैमरा मैं अपना लगाऊंगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा इन्फॉर्मेशन के बैरियर को एलिमिनेट करने के लिए कर रहा हूँ। मतलब जिस पे मुझे भरोसा है मैं उसको भी कह रहा हूँ कि देखो भाई ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल होगी तो आप और मैं जो है ना वो ज्यादा बेहतर चलेंगे, क्योंकि ना तो मुझे कभी लगेगा कि आप ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हो और मुझे बता कम रहे हो, क्योंकि जाहिर है वो पर स्टूडेंट देना है ना मुझे, सही। अब अगर गेट पे कैमरा लगा हुआ होगा तो मैं रैंडमली कभी भी किसी भी दिन जो है ना वो उस कैमरे पे चेक कर लूंगा कितने लोग एंटर हुए, सही है, और उसको उसके जो फी वो है अटेंडेंस रजिस्टर है उसे मैच कर लूँ। समझ में आ रही बात। अब इस तरह अगर इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है तो ऐसे एग्रीमेंट कभी भी फेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसे एग्रीमेंट, अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट ना करती हो तो मुझे हर वक्त लगेगा कि यार ये बंदे ने मुझसे फ्रेंचाइज ली तो है, लेकिन हो सकता है ये मुझे बता रहा है कि इसके पास 400 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हो सकता है इसके पास 500 बच्चे पढ़ते हैं और ये मुझे बता नहीं रहा, सही है। ये बात समझ में आ गई सबको। तो इसलिए जब इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होती है ना तो वहां पर एग्रीमेंट फेल नहीं करते, वो लोगों को एक दूसरे के बारे में पता होता है। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती तो थ्रेट रहता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे चीट कर रहा है। समझ में आ गई बात सबको। तो कार्टेल एग्रीमेंट बन तो सकता है, लेकिन साथ में हमें ये बात भी पता है कि कार्टेल एग्रीमेंट के फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और उसकी वजह ये है, उसकी वजह हमने देख ली और उसका प्रोसेस भी हमने देख लिया, सही है। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई क्या फर्म सक्सेसफुली कार्टेल बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, कार्टेल बना के दिखाएंगे, लेकिन फिर साथ में बोलेंगे कि लेकिन ये कार्टेल शायद ना चल सके और इसके रीजन है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सेकंड टाइप ऑफ कोल्यूजन दैट वी डिस्कस एंड दैट वाज टैसिट कोल्यूजन। टैसिट कोल्यूजन जिसमें मैंने कहा एक अनसेड एग्रीमेंट होता है, सही है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो वर्ड टैसिट है इसका मतलब होता है अनसेड एग्रीमेंट, राइट। सो टैसिट कोल्यूजन का मतलब है tacit collusion, सही है। So this is collusion without agreement, सही है। मतलब मार्केट एक कोल्यूसिव ओलिगोपोली की तरह काम कर रही है, मार्केट एक कोल्यूसिव ओलिगोपोली की तरह काम कर रही है, लेकिन किसी एग्रीमेंट के बगैर। कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल जो है वो कोई डिस्कशन नहीं हुई, कहीं पेपर पे कुछ नहीं लिखा गया, कहीं बातचीत करके डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन कोल्यूसिव ओलिगोपोली बन गई। और ऐसा क्यों हो गया, इसके मॉडल्स होते हैं। इसका एक मॉडल जो हमने सबसे पहले पढ़ना है वो है प्राइस लीडरशिप मॉडल, लीडरशिप मॉडल, सही है। यहां पर होता यह है कि मार्केट इंडस्ट्री हैज, यहां पर क्या हो रहा है, इंडस्ट्री हैज वन लार्ज firm as leader or dominant firm and there are many small, बहुत ज्यादा भी नहीं है, मतलब many small इनको कहा जाता है fringe firms, many small firms which are called fringe firms। fringe का मतलब क्या होता है, fringe का मतलब होता है something on the side, सही। अब हो ये रहा है कि इंडस्ट्री ना दो हिस्सों में डिवाइडेड है। अब इंडस्ट्री के अंदर दो तरह की फर्म्स है, एक है कोई एक बहुत बड़ी कंपनी और बाकी सारी छोटी 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 कंपनीज हैं जो उस बड़ी कंपनी को देख रही है, सही है। अब अगर, अच्छा इसकी एक करीब करीब एग्जांपल बता रहा हूँ, ओलिगोपोली की नहीं डुओपोली की बता रहा हूँ, कि मार्केट में ना सॉफ्ट ड्रिंक बेचने वाले पेप्सी और कोक का मार्केट शेयर इतना बड़ा है, इतना ह्यूज है। अब उसके अलावा छोटे छोटे और बहुत सारे ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं, छोटे छोटे बहुत सारी फर्म्स हैं जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स किसी न किसी फॉर्म में बेचती है, लेकिन उनका कोई खास मार्केट शेयर थोड़ी है। इसलिए मार्केट के अंदर होगा ये कि डोमिनेट तो हमेशा वो बड़ी फर्म्स ही करेंगी,
जो चेंजेस आएंगे, जो डिसीजंस होंगे, जो मेजर डिसीजन होंगे वो बड़े फर्म्स ले रहे होंगे, लेकिन बाकी जितनी स्मॉल फर्म्स है ना वो उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे कि जो ये करें हम भी वही करें। सही है, बहुत कॉन्फिडेंटली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र के साथ, मतलब बहुत हम्बल होके मैं बात कहना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू साउंड फील एरोगेंट, बट इस वक्त इस शहर के अंदर जो ए लेवल्स कंट्रोल होता है, ए लेवल्स की जो मार्केट है वो नेक्सर, सीडर, अल्फा, ये तीन सबसे बड़े नाम। सही, सिनेरियो ये कि अगर अल्फा या निक्सर या सीडर कोई काम करेगा ना, तो बाकी जितने स्कूल्स है ना, दे विल कीप ऑन लुकिंग एट देम कि अगर ये अपनी फीस बढ़ा रहे हैं तो मैं भी फीस बढ़ा दूंगा। ये अगर फॉर एग्जांपल अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करें या कोई नया सब्जेक्ट ऑफर करे तो मुझे भी ऑफर कर देना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, जो जो मार्केट शेयर है वो तीन फर्म्स ने डोमिनेट किया, और वो तीन फर्म जो मार्केट शेयर डोमिनेट करके बैठे हुए हैं, उनके एक्शन पे बाकी सारी फर्म्स एक्ट करना शुरू कर। अब देखो यहाँ पर भी आपको एट द एंड ऑफ द डे क्या नजर आएगा, एक कोहेरेंस नजर आएगी। कोहेरेंस किस तरह की नजर आएगी कि जो काम, कोहेरेंस समझते हैं ना आप लोग, कोहेरेंस क्या होती है? हाँ भाई, कोहेरेंस का मतलब पता है ना सबको? कोहेरेंस का मतलब होता है एक जैसा होना, सही है, सिमिलर होना। जब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई चार लोग बैठे में, मैंने चारों से एक ही सवाल पूछा और चारों ने एक ही जवाब दिया, तो मैं कहूंगा इन चारों के अंदर कोहेरेंस है। सही है? इस तरह मार्केट में एक तरह की कोहेरेंस आ जाएगी। और कोहेरेंस क्यों आएगी कि जो टॉप की फर्म्स हैं वो जो कर रही हैं, बॉटम की फर्म्स भी अगर वही काम करना शुरू कर दें तो पूरी मार्केट के अंदर कोहेरेंस आ जाएगी, पूरी मार्केट एक ही तरह काम करना शुरू कर देगी। हालांकि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई बैठ के पेपर पे डिसाइड नहीं किया गया कि हम ये काम करेंगे, लेकिन पूरी इंडस्ट्री एक सर्टेन पैटर्न पे चलेगी। अब यहाँ तो चलो मैंने कहा टॉप पे थ्री फर्म्स है, चलो थ्री फर्म्स ना हो, एक ऐसी मार्केट है जहां सिर्फ एक कोई डोमिनेंट फर्म है, एक कोई मार्केट का लीडर है। अब वो लीडर जो करता है, वो प्राइस बढ़ाता है तो सब प्राइस बढ़ाते हैं, वो प्राइस कम करता है तो सब प्राइस कम करते हैं, वो सेल लगाता है तो सब सेल लगाते हैं। इस तरह होगा, पता है क्या, जब आप इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करोगे आपको लगेगा कि ये तो कोई कार्टेल बना हुआ है। कार्टेल क्यों बना हुआ है? क्योंकि सारी फर्म्स प्राइस बढ़ा रही होंगी, सारी फर्म्स प्राइस कम कर रही होंगी जब कम हो रहा हो। सही है, लेकिन एक्चुअली कार्टेल नहीं बना हुआ, हो ये रहा है कि कोई एक लीडर है जो अपनी मर्जी से अपने प्रॉफिट को फॉलो करते हुए डिसीजन ले रहा है, और बाकी सारी फर्म्स क्योंकि उसको लीडर मान रही है कि यार ये जो कर रहा है वो सबसे, ये जो कर रहा है उसी को फॉलो करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, इसलिए वो भी वही काम करना शुरू कर दे। So at the end of the day it will operate as if it's a collusive oligopoly. Any confusion in this? मैं भी समझाता हूँ इसको फर्दर, मतलब आगे फर्दर डेवलप करूंगा, अभी तक जो बताया वो सबको समझ में आया? विदाउट हैविंग एनी एग्रीमेंट अमंग्स देमसेल्फ, बगैर कोई एग्रीमेंट नहीं किया इन्होंने आपस में। सही है, बगैर एग्रीमेंट के हालात ऐसे हो गए कि मार्केट कोल्यूसिव ओलिगोपोली की तरह काम कर रही है, और उसकी वजह सिंपली क्या है, एक बड़ी फर्म डिसीजन ले रही है और बाकी सारी छोटी फर्म उसके डिसीजंस को फॉलो कर रही है ना। इसके लिए हम करते क्या है, इसको बनाने का ना एक तरीका है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, डायग्राम की थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस वो एक डायग्राम में इतना कुछ हो रहा होता है इसलिए समझ में नहीं आता। यार मैं एक दिन घर से क्लास का ले रहा हूँ, आज पता है मैंने छुट्टी की है क्योंकि आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, मगर मैंने कहा मैं A2 वालों को नहीं छोड़ूंगा, A2 वालों की क्लास में लाजमी लूंगा। और मेरे घर पे लगा हुआ है PTCL, और PTCL इज, चलो ट्राई करते हैं। What if two of the dominant firm, बिल्कुल लेंगे क्लास, क्या मतलब है देखो जरा फॉरन। What if two of the dominant firms make separate decision? It is possible, but then again अगर information exist करती है ना तो कभी उसमें भी नहीं होता। जैसे आप देखो जो हम लोग नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली पढ़े थे ना सबसे पहले, कि अगर बेसिकली अगर बड़ी फर्म्स compete करती है ना, अगर दो बड़ी फर्म्स हैं वो आपस में compete भी करना शुरू कर दें, जैसे हमने नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली के अंदर पढ़ा था किंग डिमांड कर्व बनता है। अब वो किंग डिमांड कर्व भी हमें यही बता रहा होता है कि कोई फर्म ज्यादा या कम प्राइस चार्ज नहीं करेगा, सब इवेंचुअली वही प्राइस चार्ज करेंगे। यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि कभी भी पेप्सी और कोक की प्राइस में फर्क आएगा, दोनों एक ही प्राइस चार्ज करोगे तो उसमें भी फर्क नहीं आएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं और आगे चलें, बताता हूँ अभी टेस्ट में क्या आएगा। क्या पढ़ा था, हाँ आप लोग के टेस्ट में ना ओपन कोल्यूजन तक आएगा, टैसिट कोल्यूजन नहीं दे रहा, ठीक है? यानी आज जो पढ़ा है ओपन कोल्यूजन, फेलियर ऑफ कार्टेल तक आ रहा है।
अरे नहीं भाई, मार्केट स्ट्रक्चर लास्ट टाइम ने प्रोडक्शन और एफिशिएंसी का टेस्ट लिया था, इस बार मैं लूंगा मार्केट स्ट्रक्चर का टेस्ट। अब मैं क्या इसमें इसमें क्या टेंशन क्या है? अच्छा अच्छा, टेंशन है क्या आपको इसके अंदर? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली भी पूरा नहीं दे रहा है, इसमें क्या मसला है? टेस्ट आपको कब है? टेस्ट कब है आप लोगों का? इस हफ्ते है, इस वीकेंड है, नेक्स्ट वीकेंड है? नेक्स्ट वीक है ना यार, नेक्स्ट वीक है तो पूरा मार्केट स्ट्रक्चर पूरा आएगा, बस हो गई बात। नो नो डिस्कशन ऑन दिस। नेक्स्ट वीक है तो पूरा मार्केट स्ट्रक्चर आएगा, दैट मींस ये टैसिट कोल्यूजन भी, और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक मैं और पढ़ा रहा हूँ वो भी आएगा। अगर नेक्स्ट वीक है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, पूरा मार्केट स्ट्रक्चर आएगा। कहाँ थे हम लोग? ना करें सर, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा जी, डोमिनेंट फर्म, सबसे पहले डोमिनेंट फर्म क्या कहता है? डोमिनेंट, मैंने क्या कहा कि इंडस्ट्री के अंदर एक डोमिनेंट फर्म है और बाकी क्या है? फ्रिंज फर्म्स। एक डोमिनेंट फर्म है और बाकी क्या है? फ्रिंज फर्म्स। सही है? नहीं, कोई लोड नहीं होगा। जो डोमिनेंट फर्म है ना, वो अपनी मर्जी से अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे प्राइस सेट करती है और फ्रिंज फर्म उसको फॉलो करती हैं। यानी कि ये जो है, ये क्या है? लीडर है, और ये क्या है? फॉलोअर है। सही है? लीडर अपनी मर्जी से प्राइस सेट करता है, फॉलोअर उसी को फॉलो करता है, इसलिए ओवरऑल हमें नजर आएगा कि जैसे ये मार्केट ओलिगोपोली की तरह काम कर रही है। डोमिनेंट फर्म लीडर है और फ्रिंज फर्म्स फॉलोअर है। अब देखो ये काम कैसे करे, इसका आउटकम कैसे आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला काम क्या होगा? डोमिनेंट फर्म डोमिनेंट फर्म will identify its dominant firm will identify its demand। सबसे पहले क्या होगा? डोमिनेंट फर्म अपनी डिमांड को आइडेंटिफाई करेगा, और इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है दैट एवरेज रेवेन्यू ऑफ मार्केट माइनस सप्लाई ऑफ फ्रिंज फर्म्स is equal to average revenue of market minus supply of fringe firms is equal to average revenue of dominant firm। ऐसे कैलकुलेट करेगा। बेसिकली उसने क्या क्या है, उसने सोचा, रिमेंबर मैं कल जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने इस तरह की एक बात की थी कि भाई लकी सीमेंट जो है ना, उसकी कैपेसिटी है कि वो मार्केट का 25% जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकता है। अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट की डिमांड है और लकी सीमेंट जो है वो उसमें से सिर्फ और सिर्फ, फॉर एग्जांपल लकी सीमेंट की अपनी कैपेसिटी है कि वो एक महीने के, अच्छा एक महीने के अंदर मार्केट 1000 यूनिट की डिमांड करती है, लेकिन लकी सीमेंट की कैपेसिटी है कि वो एक महीने में सिर्फ 250 यूनिट बना सकती है। सो हमें पता है कि लकी सीमेंट सिर्फ मार्केट का 25% होल्ड कर सकती है, ऐसा है। अब अगर मान लो कि एक और कंपनी होती, जिस तरह में एबीसीडी एक और कंपनी है, अगर ये कंपनी, मार्केट में सिर्फ ये दो कंपनी होती, लकी सीमेंट या एबीसीडी, तो एबीसीडी को पता है कि 750 यूनिट की डिमांड उसके आउटपुट की होगी। ये बात समझ में आए? लेट्स से मार्केट में दो फर्म्स हैं, एक फर्म है लकी सीमेंट और एक फर्म है एबीसीडी फर्म। सही है? मार्केट में डिमांड अगर 1000 यूनिट की है, सही है, और लकी सीमेंट की सप्लाई मैक्सिमम जो सप्लाई कर सकती है वो कितनी कर सकती है? 250 यूनिट। तो बताओ एबीसीडी की डिमांड कितनी है? उसको क्या पता है कि मेरी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है? 750 यूनिट, चाहे वो ज्यादा प्राइस कम करे चार्ज करे या कम प्राइस चार्ज करे। अगर ये 1000 यूनिट की डिमांड अपनी जगह पे रहेगी तो उसमें से 750 एबीसीडी के ही हैं, लकी के नहीं। सही है? समझ में आ गई बात? ये इसलिए डोमिनेंट फर्म ने आइडेंटिफाई किया कि अगर पूरी मार्केट की डिमांड में से, एआर ऑफ मार्केट क्या है? डिमांड ऑफ मार्केट। अगर पूरी मार्केट की डिमांड में से, ये है हर प्राइस के ऊपर जो भी डिमांड इन मार्केट है, उसमें से हम अमाउंट सप्लाइड बाय ऑल फ्रिंज फर्म, सबका मिला के बात हो रही है, अगर माइनस कर दें तो जो बाकी बचेगा दैट इज डिमांड फॉर डोमिनेंट फर्म। हाँ भाई, ये बात समझ में आई है? इज दिस क्लियर? यस और नो?
अब इसको डिराइव करने का तरीका क्या होता है? लुक हियर, सो दिस इज लेट्स से स्टार्टिंग, हाँ मार्केट की डिमांड थी ना, सो लेट्स से दिस इज द एवरेज रेवेन्यू डिमांड होता है ऑफ मार्केट, ये एवरेज रेवेन्यू ऑफ मार्केट है, सही है। और फिर मैं साथ में क्या करता हूं, एक और लाइन बना रहा हूं, दिस रिप्रेजेंट्स द सप्लाई ऑफ फ्रेंच फिल्म्स, सही है। देखो इसके नोट करो कि मैंने लो प्राइस के ऊपर इसका एक सर्टेन लेवल पे आउटपुट जीरो कर दिया। ये वाली बात है कि छोटी फर्म जो है ना वो एक सर्टेन लेवल के नीचे प्रोड्यूस नहीं कर पाती, कॉस्ट नहीं उनकी मैच नहीं होती, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नॉट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लेकिन चलो शॉर्ट टर्म में डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला जिस तरह प्रिंसिपल आता है कि छोटी फर्म्स एक सर्टेन कॉस्ट के नीचे प्रोड्यूस नहीं कर सकती। छोटी फर्म के लिए प्रोड्यूस करना महंगा होता है, इसका मतलब ये वाला जो आउटपुट है ना वो बड़ी फर्म फिर भी बना सकती है, उसकी कॉस्ट कम होती है, लेकिन छोटी फर्म नहीं बना पाएगी, तो इसलिए छोटी फर्म का आउटपुट यहाँ पे जीरो हो गया। ये बात सबको समझ में आ गई? अब देखें दो पॉइंट्स देखते हैं। डोमिनेंट फर्म ने ये आइडेंटिफाई किया कि प्राइस P1 है और एक प्राइस P2 है। प्राइस P1 पे उसने आइडेंटिफाई किया कि जितनी मार्केट डिमांड है, प्राइस P1 पे ये मार्केट डिमांड है और उस मार्केट डिमांड को कंप्लीटली फ्रेंच फर्म की सप्लाई ने मैच कर दिया, सही है। सो P1 पे हमने क्या आइडेंटिफाई किया, दैट यहां पर मार्केट AR ऑफ मार्केट इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फ्रेंच, उसने ये बात आइडेंटिफाई की, सही है। और P2 पे उसको नजर आ रहा है दैट सप्लाई ऑफ फ्रेंच फर्म इज इक्वल टू जीरो, सही है। इसका क्या आउटकम आया? इसका आउटकम यह आया कि यहां पर एवरेज रेवेन्यू ऑफ डोमिनेंट फर्म इज इक्वल टू जीरो, और इसका मतलब यहां पर एवरेज रेवेन्यू ऑफ डोमिनेंट फर्म इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू ऑफ मार्केट। ये दोनों आउटकम समझ में आए? जब यहां ये जो पॉइंट इक्विलिब्रियम जो अपेरेंटली लग रहा है, जब यहां पर जितनी मार्केट की सप्लाई है, जितना मार्केट मांग रहा है, अगर वो सारा का सारा यानी एवरेज रेवेन्यू ऑफ मार्केट अगर सप्लाई ऑफ फ्रेंच फर्म्स के बराबर हो जाए, अगर एवरेज रेवेन्यू ऑफ मार्केट यानी डिमांड फॉर मार्केट सप्लाई ऑफ फ्रेंच फर्म्स के बराबर हो जाए, तो डोमिनेंट फर्म की डिमांड जीरो हो जाती है। यानी अगर मार्केट में 250 यूनिट की डिमांड है और लकी सीमेंट 250 यूनिट बना सकती है, तो एबीसीडी फर्म को या ओजीडीसी जो जिसका मेन कंपेरेटर है उसको पता है कि ऐसे टाइम पर मेरी अकेले की डिमांड जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं कोई आगे पीछे कोई ज्यादा प्राइस चार्ज करने की कोशिश करूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे। जब 250 यूनिट की डिमांड है तो 250 का 250 लकी सीमेंट पूरा कर सकता है। तो यहाँ डोमिनेंट फर्म भी यही सोच रहा है कि अगर मार्केट में डिमांड 1000 यूनिट की 250 यूनिट की है और फ्रेंच फर्म्स 250 यूनिट सप्लाई कर सकते हैं, तो इन दैट केस मैं अगर ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा तो कोई मुझसे खरीदने गई नहीं, सब कहां चले आएंगे? फ्रेंच फर्म के पास चले जाएंगे। इसका मतलब यहां पर द एवरेज रेवेन्यू और डिमांड ऑफ डोमिनेंट फर्म इज जीरो। लेकिन प्राइस P2 पे क्या नजर आ रहा है कि सप्लाई ऑफ फ्रेंच फर्म्स क्या है? जीरो। फ्रेंच फर्म इस लेवल पे कुछ भी सप्लाई नहीं कर पा रहे, वो कॉस्ट ही मैच नहीं कर पा रहे, सही है। अब यहां जब फ्रेंच फर्म्स कुछ भी सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो जो मार्केट की डिमांड है वो डोमिनेंट फर्म की डिमांड है, क्योंकि फ्रेंच फर्म से कुछ बेच ही नहीं रहे, तो जो मार्केट मांग रही है वो कौन सप्लाई करेगा? फ्रेंच फर्म सप्लाई करेगा। हाँ भाई, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? हरी अप जल्दी बताओ। क्या मसला है? क्या जो नो कह रहे हैं वो साथ साथ मसला बताया, प्रॉब्लम क्या है? प्राइस P2 पर फ्रेंच फर्म की कोई सप्लाई नहीं है, तो जो मार्केट की डिमांड है वो डोमिनेंट फर्म की डिमांड है, और प्राइस P1 के ऊपर जितनी मार्केट की डिमांड है वो फ्रेंच फर्म्स पूरा कर सकती हैं, इसलिए डोमिनेंट फर्म की कोई अपनी डिमांड नहीं है, क्योंकि वो बहुत लो प्राइस के ऊपर वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे ना। दे कैन ऑफ कोर्स, बट द थिंग इज यहां पर वो अपनी डिमांड इंटरप्रेट कर रहे हैं, दे आर आइडेंटिफाइंग कि ऐसी कौन सी मार्केट है, ऐसी कौन सा मार्केट शेयर है जो सिर्फ उनका है, जिसके ऊपर देखो
स्टार्टिंग पॉइंट पता है क्या है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा मेरे सामने वाली कंपनी मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकती है, उससे मुझे पता चलेगा कि इतनी डिमांड है जो सिर्फ मेरी है, जिसको मैं अपनी मर्जी से डोमिनेट कर सकता है। तो ये एक फर्म जो सोच रही है कि मैं कितनी प्राइस पे कितना सेल कर सकता हूँ। नोटिस करो कि हम फ्रेंच फर्म्स की सप्लाई देख रहे हैं कि वो कितना सप्लाई कर सकती है। सप्लाई कर इज व्हाट यू कैन प्रोड्यूस, सही है। लेकिन डोमिनेंट फर्म अपनी सप्लाई को नहीं देख रहा कि मैं मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकता हूँ। डोमिनेंट फर्म ये देख रहा है कि मेरी डिमांड कितनी है, फिर वो देखेगा कि इस डिमांड के ऊपर मैं कितना कैपिटलाइज कर सकता हूँ। तो डोमिनेंट फर्म कहेगा ये बाकी जितनी फर्म है मिलकर कितना प्रोड्यूस कर सकती हैं। ये प्रोड्यूस कर सकती है मार्केट का 50%, तो बाकी 50% मेरा है। अब बाकी 50% अगर मेरा है तो फिर मैं उसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकता हूँ, सही है। सो जाहिर डोमिनेंट फर्म की सप्लाई बनाओगे तो वो इस पॉइंट पे सप्लाई कर सकता है, लेकिन वो चाह रहा है कि उसको एक ऐसा रीजन मिले, एक ऐसा पार्ट मिले जहां वो डोमिनेट करके एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमा सके, सही है। अच्छा, अब हम जब बनाते हैं डोमिनेंट फर्म का डिमांड कर, सो प्राइस P1 के ऊपर हमने कह दिया डोमिनेंट फर्म की सिर्फ इसके आउटपुट की जीरो डिमांड है, सही है। ARD हमने जीरो कर दिया ना, सही है। और P2 के ऊपर जो मार्केट डिमांड है वो डोमिनेंट फर्म की डिमांड है ना, क्योंकि फ्रेंच फर्म की कोई डिमांड ही नहीं है। एंड दैट मींस किसी भी पॉइंट के ऊपर ये डायग्राम इसी तरह से बनेगी। ये जो लाइन बनी है ना, अब ये बनी है दिस इज AR ऑफ डोमिनेंट फर्म, सही है। किसी भी पॉइंट के ऊपर AR ऑफ डोमिनेंट फर्म जो है ना वो इस रूल को फॉलो करेगा, सही है। किस तरह से फॉलो करेगा ये देखो। सो इफ आई फॉर एग्जांपल टेक, ये जरा कंफ्यूजिंग बात होगी तो इसलिए और से सुननी पड़ेगी, प्लीज पे अटेंशन टू दिस, वेरी कंफ्यूजिंग बात है। सो इफ आई टेक फॉर एग्जांपल प्राइस P3, सही है। इस प्राइस P3 के ऊपर मार्केट डिमांड है फॉर एग्जांपल लेट्स से 100 यूनिट्स की। ये मार्केट डिमांड, ये मार्केट डिमांड है 100 यूनिट्स की, सही है। अब इस 100 यूनिट के अंदर लेट्स से डोमिनेंट फर्म की डिमांड और फ्रेंच फर्म की सप्लाई क्या है। अगर डोमिनेंट फर्म 80 यूनिट्स लेट्स से प्रोवाइड कर रहा है, तो फ्रेंच फर्म्स यानी इसके बीच में गैप कितना आया, 20 का है, सही है। और बेसिकली ये 20 कहां से आया, ये 20 यहां से आया। हुआ ये है कि 100 बेसिकली डोमिनेंट फर्म ने क्या कहा, उसने कहा कि 100 यूनिट्स में एक्चुअली जो उसके बैकग्राउंड में हुआ है वो किस तरह से हुआ है। डोमिनेंट फर्म ने ये देखा कि अगर 100 यूनिट्स में प्राइस P3 में ये जो फ्रेंच फर्म्स है मिलके कितना प्रोड्यूस कर सकती है, उसको नजर आ गया मिलके 20 प्रोड्यूस कर सकती है। तो उसने कहा ठीक है, यहां पर मेरी डिमांड कितनी हो गई, उसने अपनी डिमांड 80 रखी कि मार्केट के 100 में से, ये जो 100 यूनिट मार्केट के में से हैं, उसने देखा इस प्राइस के ऊपर 100 में से फ्रेंच फर्म सिर्फ 20 बेच सकती हैं। तो उसने अपनी सप्लाई, अपनी डिमांड कितनी आइडेंटिफाई की, 80, क्योंकि 100 में से 20 इसने बेच दी, जो बाकी बचा वो इसका हो गया। सो ये बाकी इसके बीच का गैप नहीं है, बाकी यहां से लेके यहां तक का, सही है। इसने देखा ये है कि ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये बनेगा, सही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इफ यू ऐड दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी, ये आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको एज अ रिजल्ट ये मिलेगा, सही है। एनी कंफ्यूजन इन दिस? ऐसे नहीं कहते डायरेक्टली, मैं दूसरी तरह पूछ रहा हूं, इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? हाँ बोलो। अब आगे बात बहुत आसान है। P3 जो मैंने बनाया था ना, वो एक प्राइस लेके दिखाया है कि भाई ये जो अगर प्राइस चार्ज करोगे, अगर प्राइस P3 आपने चार्ज कर ली ना, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस प्राइस के ऊपर मार्केट डिमांड अगर 100 यूनिट की थी, तो डोमिनेंट फर्म ने कहा कि अच्छा मार्केट में 20 यूनिट फ्रिंज फर्म सप्लाई कर सकते हैं, तो उसने अपनी डिमांड 80 यूनिट्स की रख ली, क्योंकि 100 में से 20 वो सप्लाई कर देंगे तो 80 उसके हो गए। अब देखें, ये है एवरेज रेवेन्यू ऑफ मार्केट, दिस इज ARM, जैसे हमने पहले शुरू में बनाया, सही। एंड लेट्स से दिस इज योर सप्लाई ऑफ फ्रेंच फर्म SF, सही है। इसके बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, एक प्राइस, ये प्राइस आ गई, एक ये प्राइस आ गई, सही है। इसके बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया दैट जो डोमिनेंट फर्म है उसकी जो डिमांड है वो ये है, ये आ गया डोमिनेंट फर्म की डिमांड, सही है। किसी को मसला तो नहीं इसके अंदर, ये ARD बन गई। हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर?
अब ये जो लाइन बन गई ये क्या है, ए आर डी, डोमिनेंट फर्म। अब डोमिनेंट फर्म क्या करेगी, डोमिनेंट फर्म करेगी अब सबको छोड़ो, मैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूंगा। ये डोमिनेंट फर्म की अगर डिमांड बन गई है, एवरेज रेवेन्यू है, लेट्स से दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ डोमिनेंट फर्म एंड दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डोमिनेंट फर्म। सही है, बाकी सब चीजों को भूल जाओ, सिर्फ जो ब्लू लाइंस बनी हुई अभी सिर्फ इन ब्लू लाइंस को देखो। अब बाकी वही है, बेसिक्स है, जैसे हमेशा पढ़ते हुए आए, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट की बेसिक्स है, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर, जैसे हम पढ़ते हैं सब इग्नोर कर दो, सिर्फ ब्लू लाइंस को देखो। ये आपके पास क्या है, ये एवरेज रेवेन्यू है, ये क्या है मार्जिनल रेवेन्यू है, ये क्या है मार्जिनल कॉस्ट है। फर्म का प्रॉफिट कहां मैक्सिमाइज करता है, फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा इस स्टेट के अंदर, फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा एमआर इज इक्वल टू एमसी पर ओवर हियर लाइक दिस। This is Q star for dominant firm. Any confusion in this? Is it clear? Yes or no? Is it clear? Yes or no? So dominant firm ने quantity Q star produce की और Q star पे जो as per our logic Q star पर वो प्राइस चार्ज करेगा PD, दायरे एवरेज रेवेन्यू पे प्राइस चार्ज करेगा ना। दैट्स एग्जैक्टली हाउ वी ऑलवेज डन कि एमआर इज इक्वल टू एमसी पे क्यू स्टार आ गया और इस क्यू स्टार पे जो प्राइस वो चार्ज कर रहा है वो पीडी चार्ज कर रहा है, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। सही है, समझ में आ गई बात ये। अब देखो, द फैक्ट दैट ही इज अ डोमिनेंट फर्म, द फैक्ट दैट ही इज अ डोमिनेंट फर्म मींस दैट all of these fringe firms will also charge price PD। सिर्फ ये प्राइस PD चार्ज नहीं करेगा, सारी फर्म्स प्राइस PD चार्ज करेंगी। सही है, किसी को मसला तो नहीं है इस बात के अंदर। सो प्राइस पीडी पर देयरफॉर आखिरी बात जो इसके अंदर होगी, ये जो प्राइस पीडी है, इस प्राइस पीडी के ऊपर जो मार्केट सप्लाई होगी, ये पीडी का टोटल आउटपुट है। सही है, फ्रिंज फर्म तो डोमिनेंट फर्म एक है, उसने अपनी प्राइस सेट कर दी पीडी और सारी फ्रिंज फर्म अब यही प्राइस फॉलो करेंगे, तो टोटल आउटपुट पीडी पे कितना हो गया, क्यूटी। उसमें से क्यू स्टार डी जो हमारे पास बना हुआ है, दिस इज आउटपुट ऑफ डोमिनेंट फर्म। सही है, एंड एट द सेम टाइम हमें ये बात पता है इस डायग्राम में से कि फ्रिंज फर्म्स की सप्लाई ये है, देखो ये ब्लैक वाली लाइन फ्रिंज फर्म्स की सप्लाई है। अगर ये फ्रिंज फर्म की सप्लाई है तो इस प्राइस के ऊपर फ्रिंज फर्म इतना सप्लाई करेंगे, यानी कि अगर मैं इसको लेबल कर देता हूं, दिस इज QF which is output of fringe firms। अभी क्लियर, which is of course also the difference between this is also QF। अब देखो ये डायग्राम बनी भी सामने हो ना, तो आप बोलोगे यार इसमें क्या हो क्या रहा है ये, लेकिन इतनी मुश्किल बात नहीं थी। चले, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर की आखिरी चीज पढ़ेंगे, ये टैसिट कोल्यूजन जो मैंने भी बताया, ये उसकी स्लाइड है। अच्छा, इसमें एक देख लो, एक चीज बैरोमेट्रिक फर्म की बात भी हुई है। बैरोमेट्रिक फर्म होती है जहां पे एक फर्म लीडर नहीं होती लेकिन बैरोमीटर बन जाती है। बैरोमीटर का मतलब एक फर्म जो सबसे अच्छा कर रही है ना, सबसे अच्छी फर्म जो है, जो फर्म सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, सब उसको देखते हैं। होता ये लीडरशिप मॉडल में ना, एक फर्म सबसे बड़ी होती है, सब उसको फॉलो करते हैं। बैरोमेट्रिक फर्म में इतना ही, जितना पैसेज ये पैराग्राफ लिखा है ना, इतना ही रेलिवेंट है। बैरोमेट्रिक फर्म मॉडल में क्या होता है कि सारी फर्म्स, दो तीन फर्म्स हैं जो ऑलमोस्ट एक जितने साइज की हैं, उनके साइज में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन उनमें से कोई एक फर्म है जो बहुत एफिशिएंट है, किसी भी वजह से बहुत एफिशिएंट है, तो बाकी सारी फर्म सोचेंगे कि ये एफिशिएंट है, जो ये कर रहा है वही करना शुरू कर, तो वहां पर भी टैसिट कोल्यूजन हो जाएगा। और उसकी वजह क्या होगी, क्योंकि एक फर्म बहुत अच्छा परफॉर्म करिए, सब उसको फॉलो करें। So it's not because one firm is leader in terms of market, it is because one firm is efficient, तो सब उसको फॉलो करें। अभी सबको समझ में आ गई बात? तो हमने आज फेलियर ऑफ कार्टल्स पढ़ लिया और हमने ये पढ़ लिया, ऑलराइट, टैसिट कोल्यूजन ने पढ़ लिया।
चले भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और कंटेस्टेबल मार्केट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, मजेदार बात है। ठीक है, चले भाई, अल्लाह हाफिज।